हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है? बढ़िया है सब। चलो आज स्टार्ट कर रहे हैं। क्या आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कल बताया था मैंने कि हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कल हमने सॉल्युबिलिटी पढ़ ली थी, सॉलिड की लिक्विड में, लिक्विड के लिक्विड में, सॉल्यूशन में, वेपर प्रेशर वगैरह, राउल्ट्स लॉ जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, हम दोनों तरीके की सॉल्यूशन पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, राउल्ट्स लॉ आप लोगों ने पीछे पढ़ लिया होगा, शायद समझ में भी आ गया हो। द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन कोई भी जो राउल्ट्स लॉ को हर रेंज पे, कंसंट्रेशन की हर रेंज पे, एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि किसी भी कंसंट्रेशन में मिक्स कर दो। मैं सॉल्यूट सॉल्वेंट मिला के सॉल्यूशन बना रहा हूँ ना, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कोई भी कंसंट्रेशन ले लो, कंसंट्रेशन कम कर लो चाहे कंसंट्रेशन बढ़ा लो, हर कंसंट्रेशन की रेंज पे। तो आइडियल सॉल्यूशन जो है वो दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी दिखाते हैं। वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? डेल एच जो होता है मिक्सचर का वो भी जीरो होता है, और डेल वी जो होता है मिक्सचर का वो भी जीरो होता है। क्या मतलब डेल एच मिक्सचर और डेल वी मिक्सचर? मतलब एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ प्योर कंपोनेंट टू फॉर्म सॉल्यूशन। प्योर कंपोनेंट को मिला के सॉल्यूशन बना रहे हैं ना, तो जो एंथैल्पी है, चेंज इन एंथैल्पी जो भी आती है सॉल्यूशन बनने में, सॉल्यूट डाले हमने या दो कंपोनेंट डाल के मैंने सॉल्यूशन बनाए, तो जो चेंज एंथैल्पी में होता है वो जीरो होता है। मतलब जितनी एंथैल्पी पहले थी उतनी एंथैल्पी बाद में रहती है। आप एंथैल्पी का चेंज करोगे, कैसे निकालेंगे किसी भी एंथैल्पी के चेंज को? मैं बोल रहा हूँ डेल एच निकाल रहे हैं। कैसे? पहले की एंथैल्पी थी एच, बाद की एंथैल्पी थी H2, पहले की एंथैल्पी थी H1। पढ़ा था थर्मोडाइनमिक्स में 11th क्लास में। तो H2 माइनस H1 जो होता है वो हमेशा क्या आता है? जीरो होता है। ठीक है, ये मतलब है इस पॉइंट का। दूसरे पॉइंट का क्या मतलब है? द वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग ऑफ प्योर कंपोनेंट टू फॉर्म सॉल्यूशन इज जीरो। वॉल्यूम जो होती है मिक्सिंग की प्योर कंपोनेंट जब बनाते हैं तो उसका जो चेंज होता है डेल वी वो भी जीरो आता है। अभी यहाँ और समझ में आएगा, नीचे देखिए, यहाँ इस रेफरेंस में समझिए यहाँ पे क्या मतलब है। डेल मिक्स एच जो है वो जीरो है, इसका मतलब क्या है? नो हीट इज एब्जॉर्ब और इवॉल्व व्हेन द कंपोनेंट आर मिक्स्ड। जब कंपोनेंट को हम मिक्स कर रहे हैं, दो कंपोनेंट लाया मैंने, ला के मिक्स कर दिए दोनों कंपोनेंट, तो ना ही कोई हीट इवॉल्व हो रही है और ना ही कोई हीट एब्जॉर्ब हो रही है। डेल एच नेगेटिव आता अगर हीट क्या हो रही होती? इवॉल्व हो रही होती, बाहर निकल रही होती, और एब्जॉर्ब हो रही होती तो डेल एच कैसा आता? पॉजिटिव आता। लेकिन यहाँ डेल एच जीरो आता है, दैट मीन्स ना ही कोई एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना ही कोई बाहर निकलने वाला फिनोमिना, इवोल्यूशन हो रहा है किसका? जब कंपोनेंट मिक्स किए जा रहे हैं। तो डेल मिक्स वीक जीरो है, इसका क्या मतलब है? इट मींस द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वुड बी इक्वल टू द सम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द टू कंपोनेंट। जो दो मॉलिक्यूल्स मैंने मिलाए हैं या दो कंपोनेंट मैंने मिलाए हैं, उन दोनों की वॉल्यूम को मैं ऐड कर दूं तो क्या बन जाता है? टोटल मिक्सचर बन जाता है। ये वॉल्यूम सेम रहती है, जितनी V1 थी V2 थी, V1 प्लस V2 कर दिया मैंने, तो जो नई वॉल्यूम बनती है वो क्या बनती है? दोनों के मिक्सचर के बराबर बनती है। कोई भी एक्स्ट्रा वॉल्यूम नहीं बनती या कम नहीं हो जाती वॉल्यूम। मतलब फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम चेंज निकालोगे तो वो क्या आएगा? हमेशा जीरो आएगा। इसका मतलब समझ गए होगे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वुड बी इक्वल टू द सम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ टू कंपोनेंट। दो कंपोनेंट जो हैं उन दोनों की वॉल्यूम का सम कर दो, वही क्या होती है? वॉल्यूम हो जाती है सॉल्यूशन की। ठीक है, तो डेल मिक्स वी और डेल मिक्स एच जीरो है, इनका मतलब समझा दिया मैंने। दोबारा आएंगे आगे चल के नॉन आइडियल में भी बताएंगे कैसे कैसे क्या क्या होता है। अब ये वाले पॉइंट समझिए, थोड़ा मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे, ये डायग्राम बना दूंगा अगर नहीं क्लियर होगा तो। इसमें क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन में? ए और बी बी इंटरेक्शन जो होती है वो नियरली इक्वल होती है किसके? ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन के। अब ए और बी बी इंटरेक्शन क्या है? सपोज करो मैंने दो कंपोनेंट लिए थे, कोई लिया था कंपोनेंट ए, ये रहा, ठीक है, ये ए कंपोनेंट है, तो मैंने बोला कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच की जो इंटरेक्शन होगी वो कैसी होगी? ए इंटरेक्शन। ये कोई दूसरा कंपोनेंट था बी, तो इसके बीच में जो इंटरेक्शन है इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में, मैंने बोला बी बी टाइप इंटरेक्शन। इन दोनों को मिक्स करके मैंने क्या बना दिया? एक नया मिक्सचर बना दिया, ये सॉल्यूशन बना दिया जिसके बारे में हम स्टडी करना चाह रहे हैं, या आइडियल सॉल्यूशन बना दिया ये दो कंपोनेंट मिला के। तो इनके बीच में इंटरेक्शन कैसी आएगी? ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन आएगी। ठीक है, ये मैंने यहाँ समझा दिया है डायग्राम में। तो इसमें कहा गया है कि ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन जो होती है वो लगभग सेम होती है ए बी इंटरेक्शन की। मतलब ए इंटरेक्शन थी कुछ, इनके बीच में मॉलिक्यूलर फोर्सेस थी, इनके बीच में मॉलिक्यूलर फोर्सेस थी, इन दोनों को मिला के नया सॉल्यूशन बनाया, तो इनके बीच में जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो क्या होती है? सेम होती है इन दोनों के केस वाले की।
मान लो 10 है यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ भी 10 के आसपास 11, 9:30, 10 इस तरीके की कोई इंटरेक्शन की वैल्यू रहेगी। फोर्स की बात कर रहा हूँ। दूसरा क्या है कि और ऐसा पॉसिबल हो पाना बहुत ही रेयर समझ लो या नामुमकिन ही समझ लो। लगभग ऐसा हो जाए कि मैं दो चीज़ें मिक्स कर रहा हूँ और उनकी इंटरेक्शन क्या हो जाए, जो अपने इंडिविजुअल कंपोनेंट है उसकी इंटरेक्शन सॉल्यूशन के इंटरेक्शन से सेम हो जाए। ऐसा हो पाना बहुत ही रेयर है, इसीलिए हम बोलते हैं कि परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन, जैसे हम पढ़ते थे ना 11th क्लास में, परफेक्टली आइडियल गैस कुछ नहीं होती, इसी तरीके से परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन भी कुछ नहीं होते। थोड़ी बहुत वैल्यू क्या होगी, ऊपर नीचे होगी ही इसी इंटरेक्शन से। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन आर रेयर। परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन कभी हो ही नहीं सकते, नियरली आइडियल हो सकते हैं, जैसे वहाँ पे नियरली आइडियल गैसेज हो रही थी। एग्जाम्पल मैंने एक लिख दिया यहाँ पे, सॉल्यूशन ऑफ एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन। एनहेक्सेन और एनहेप्टेन का अगर आप सॉल्यूशन मिक्स करते हो और नया सॉल्यूशन बनाते हो तो क्या होगा, जो सॉल्यूशन नया बनेगा उसमें इंटरेक्शन जो होगी वो लगभग कैसी होगी, जो एनहेक्सेन के मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन है और जो एनहेप्टेन के मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन है, उन्हीं इंटरेक्शन के लगभग सेम जैसी इंटरेक्शन मिलेगी देखने को आपको किसमें, नए सॉल्यूशन में। ये है आइडियल सॉल्यूशन, इसे यहाँ से कॉपी करिएगा, उसके बाद स्टार्ट करेंगे नॉन आइडियल। अब कर रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन स्टार्ट। आइडियल सॉल्यूशन क्या बताए थे अभी, वो कोई भी सॉल्यूशन जो एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पे राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं वो थे आइडियल सॉल्यूशन। वो कोई भी सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन वो हो जाएंगे नॉन आइडियल। तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, जो ओबे करेंगे ओवर एंटायर रेंज वो आइडियल सॉल्यूशन, जो ओबे नहीं करेंगे ओवर एंटायर रेंज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब आइडियल सॉल्यूशन तो हो गए पीछे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर है वो क्या होता है, या तो ज्यादा होता है या कम होता है, किससे, जो भी राउल्ट्स लॉ इक्वेशन प्रेडिक्ट करती थी उससे। राउल्ट्स लॉ इक्वेशन कैसे प्रेशर प्रेडिक्ट करती थी अगर आपको याद हो तो, जैसे मान लो मैं P1 निकालता तो कैसे निकालता था, P1 P1 नॉट x1। इससे हम क्या निकाल रहे हैं, प्रेशर निकालते थे, ठीक है, वेपर प्रेशर निकालते थे। तो ये जो वेपर प्रेशर मैं राउल्ट्स लॉ से निकालूंगा वो वेपर प्रेशर सेम नहीं आएगा जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। दो कंपोनेंट को मिलाने के बाद में जो सॉल्यूशन बना है उसका वेपर प्रेशर या तो इस जो लॉ से वेपर प्रेशर आ रहा है उससे वैल्यू ज्यादा होगी उसकी, या फिर उससे उसकी वैल्यू कम होगी। वही मैंने यहाँ पे बोला है, आइदर हायर और लोअर देन प्रेडिक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ ऑफ इक्वेशन। राउल्ट्स लॉ से मान लो, राउल्ट्स लॉ से मेरा प्रेशर आया, सपोज मैं ये सिर्फ वैल्यूज समझाने के लिए बता रहा हूँ, 10 mm ऑफ Hg आया, या mm ऑफ Hg छोड़ो मैं बार में ले लेता हूँ। मेरा राउल्ट्स लॉ से मैंने निकाला प्रेशर तो आ रहा था 10 बार, ठीक है। लेकिन जो ये सॉल्यूशन है इसका एक्चुअल प्रेशर जो मैंने देखा, एक बार मैंने कोई भी सॉल्यूशन दो कंपोनेंट मिलाए, फिनॉल और एनिलीन मिलाया, तो मैंने देखा इसका जो प्रेशर आ रहा था वो क्या आया, मान लो 11 बार आया, 11 बार, और एक बार मैंने कुछ और मिलाया तो मान लो क्या है 9 बार आया। तो होगा क्या कि ये जो एक्चुअल प्रेशर है जो राउल्ट्स लॉ से आ रहा है, या तो प्रेशर इससे कम ज्यादा देखने के लिए मिलेगा या इससे प्रेशर कम देखने के लिए मिलेगा, इतना सेम प्रेशर देखने के लिए नहीं मिलेगा। दैट मीन्स ये सॉल्यूशन क्या नहीं कर रहे भाई, इतना प्रेशर आता तो हम बोलते हैं कि राउल्ट्स लॉ को ओबे कर रहे हैं। जो प्रेशर राउल्ट्स लॉ के हिसाब से आ रहा है वो प्रेशर ना आके प्रेशर या तो कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि ऐसे सॉल्यूशन कौन से होंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ जो आंसर आ रहा है वो आंसर आएगा ही उनका। अगर वेपर प्रेशर हायर है, वेपर प्रेशर हायर है तो कैसा डेविएशन दिखाएंगे, वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे। जैसे ये रहा वेपर प्रेशर हायर है तो ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा भी है, इथेनॉल और एसीटोन। अगर वेपर प्रेशर लोअर है तो कैसे डेविएशन दिखाएंगे, नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे। कैसे याद करना है इसे, अभी घबराने की या डरने की जरूरत नहीं है, अभी मैं बहुत आसानी से याद करा दूंगा। अगर वेपर प्रेशर कम आता है तो सॉल्यूशन कैसे डेविएशन दिखाएगा, नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा, ठीक है। ये तो होगी थ्योरी की बात। अब समझ लेते हैं इसे कि है क्यों ऐसा, एक्चुअली कैसे है। देखो, इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, AB इंटरेक्शन आर वीकर देन दोज ऑफ AA एंड BB इंटरेक्शन। अभी ये पीछे समझा दिया था मैंने डायग्राम की हेल्प से, AA इंटरेक्शन क्या है, BB इंटरेक्शन क्या है, AB इंटरेक्शन क्या है, ठीक है। मैंने वही फिर से एक बार डायग्राम बना देता हूँ। ये रहा AA इंटरेक्शन वाला एक कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट B जिसमें BB इंटरेक्शन है, ठीक है। इन दोनों कंपोनेंट को मिला के मैंने क्या करा, एक सॉल्यूशन बना लिया जिसके अंदर इंटरेक्शन कैसी है, AB इंटरेक्शन, ठीक है।
तो अब यहाँ पे क्या बोला कि पॉजिटिव डेविएशन के केस में जो होता है ए बी इंटरेक्शन वो वीकर होती है। अब इंटरेक्शन वीकर है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, अभी ये इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ए क्या नहीं कर सकते, एक दूसरे को छोड़ के भागना, बॉन्ड तोड़ पाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है इनके बीच की वो स्ट्रॉन्ग है। सेम केस है बी के साथ में, बी के बीच में क्या है, इंटरेक्शन जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो स्ट्रॉन्ग है, तो बी एक मॉलिक्यूल बी का दूसरे मॉलिक्यूल के बी को छोड़ के नहीं जा सकता। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ए की इंटरेक्शन और ए बी इंटरेक्शन जो है वो यहाँ से कम है, इसका मतलब ए वाला मॉलिक्यूल बी वाले मॉलिक्यूल को छोड़ के जा सकता है, मॉलिक्यूल एस्केप कर सकते हैं यहाँ से, और मॉलिक्यूल एस्केप कर सकते हैं और ये कंटेनर सील है, तो मॉलिक्यूल एस्केप आउट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल क्या करेंगे, टकराएंगे इससे कंटेनर की वॉल से। भाई इंटरेक्शन वीक होने की वजह से बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा तो ये मॉलिक्यूल्स ए मॉलिक्यूल बी मॉलिक्यूल इस पे टकराएंगे वॉल्स पे कंटेनर की, और क्या करेंगे, ज़्यादा वेपर प्रेशर कर देंगे। तो वेपर प्रेशर पहले कम होता है और बाद में वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि अगर वेपर प्रेशर हायर है तो पॉजिटिव डेविएशन है। तो कैसे याद रखेंगे आप, पॉजिटिव में क्या है, पॉजिटिव में कोई चीज़ ज़्यादा होती है, नेगेटिव में वैल्यू उसकी कम होती है, तो पॉजिटिव में इसलिए वेपर प्रेशर क्या रहेगा, हायर रहेगा। ये याद करने का तरीका है। एक्चुअल रीजन क्या है वो मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन करा। दूसरा इसका एग्जांपल लिख दिया मैंने यहाँ पे, इथेनॉल और एसीटोन। अगर नेगेटिव डेविएशन है तो क्या चीज़ है, नेगेटिव डेविएशन में बोला गया है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं ए और बी की वो वीकर होती है एज कम्पेयर टू ए एंड बी। ये इंटरेक्शन कम है, वीक है, ये वाली इंटरेक्शन वीक है, लेकिन इन दोनों को मिला के जो नया सॉल्यूशन बना है इसके बीच में जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है। अब इसके बीच में जो इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब ये वाला बॉन्ड अब टूट पाना मुश्किल, बहुत मुश्किल है। ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा तो ए और बी के मॉलिक्यूल्स अलग अलग एस्केप आउट नहीं हो पाएंगे, अलग अलग एस्केप आउट नहीं हो पाएंगे तो कंटेनर की वॉल से नहीं टकरा पाएंगे, कंटेनर की वॉल से नहीं टकरा पाएंगे तो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। तो वही हमने बोला, इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन वेपर प्रेशर कैसा रहता है, लोअर रहता है। क्यों रहता है लोअर, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच की इंटरेक्शन, इन दोनों को मिलाने के बाद, दो कंपोनेंट को मिलाने के बाद जो नया सॉल्यूशन बना उनके बीच की इंटरेक्शन पहले के मुकाबले बढ़ चुकी है, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को का बॉन्ड तोड़ के एक कंटेनर की वॉल पे जाके टकराएं, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए वेपर प्रेशर गेट्स रिड्यूस्ड इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन एंड गेट्स इंक्रीज्ड, इट बिकम्स हायर इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। इसका एग्जांपल क्या है, फिनॉल और एनिलीन। इसे कॉपी करिए, इसके बाद मैं फिर अभी ग्राफ बनाता हूँ और उससे और समझाता हूँ। अभी बढ़ाया था पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन राउंड्स में से, उसी का ही ग्राफ है। पॉजिटिव डेविएशन के लिए ये ग्राफ है, नेगेटिव डेविएशन के लिए ये ग्राफ। क्या बताया था अभी पीछे कि पॉजिटिव डेविएशन है, पॉजिटिव में वैल्यू क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, जो एक्चुअल वैल्यू थी प्रेडिक्टेड राउंड्स लॉ से उससे ज़्यादा आएगी वैल्यू। ये राउंड्स लॉ में डायग्राम बनवाए थे ना, ये रेड वाले भूल जाओ, सिर्फ ब्लू वाले देखो। तो ये डायग्राम बनाया था राउंड्स लॉ में और समझाया भी था, तो 3 पॉइंट्स लेके थे, इधर एक डायग्राम बनाया था, वही डायग्राम मैंने बनाया, पर ये डॉटेड बना दिया। डॉटेड क्यों बनाया, क्योंकि ये एक्चुअल नहीं है वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू क्या है, ये रेड वाली, P1 की वैल्यू भी बढ़ी हुई दिख रही है, P2 की वैल्यू भी बढ़ी हुई दिख रही है, जिसकी वजह से P1 P2 दोनों बढ़ गए तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, P टोटल भी बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि पॉजिटिव डेविएशन के केस में जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। P1 और P2 कॉम्पोनेंट की वेपर प्रेशर है और P टोटल जो है वो क्या है, पूरा वेपर प्रेशर है। नेगेटिव डेविएशन में क्या बताया था, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, वेपर प्रेशर गेट्स डिक्रीज। तो ये ब्लू वाला जो है ये क्या था, ये प्रेडिक्टेड था राउंड्स लॉ से। राउंड्स लॉ बोल रहा था कि भैया इतना प्रेशर इसका होगा, इतना प्रेशर इसका होगा, तो P टोटल इतना आएगा। लेकिन नेगेटिव डेविएशन का केस है ना ये, तो एक्चुअल वैल्यू से क्या होगा, वेपर प्रेशर कम आएगा। तो इसका वेपर प्रेशर ये रहा कम, इसका वेपर प्रेशर ये कम है, तो P टोटल भी क्या हो गया, कम हो गया। नीचे की तरफ ग्राफ बना दिए हमने तो नेगेटिव डेविएशन के लिए, ऊपर की तरफ ग्राफ बना दिए पॉजिटिव डेविएशन के लिए। फिर आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन की हेडिंग में नीचे आप लोग क्या करोगे, इन ग्राफ्स को बनाओगे। ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में इन पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और जा चुके हैं, तो आप इन्हें ग्राफ्स को समझ लीजिएगा अच्छे से और बना लीजिएगा। और नेक्स्ट हेडिंग कर रहे हैं, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन फिनिश हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालनी है आप लोगों को, एजियोट्रॉप्स, और एजियोट्रॉप्स स्टार्ट कर रहे हैं। एजियोट्रॉप्स छोटी हेडिंग है लेकिन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार 1 मार्क्स में, अब तो वैसे भी 1 मार्क्स से 20 क्वेश्चन आने लगे, तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर एजियोट्रॉप्स। 2 तरीके के एजियोट्रॉप्स कौन कौन से होते हैं, मैक्सिमम वॉल्यूम एजियोट्रॉप क्या होता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एजियोट्रॉप्स क्या है, ये बाइनरी मिक्सचर है। बाइनरी मिक्सचर कौन से होते हैं, ऐसे कोई भी मिक्सचर जो 2 चीज़ों को मिला के बने।
दो कंपोनेंट को मिला के बने। तो ऐसे कोई भी बाइनरी मिक्सचर जिनकी कॉम्पोजिशन रहती है सेम, कब? लिक्विड फेज में और वेपर फेज में। मान लो अभी मैंने ये सॉल्यूशन बनाया, अभी था लिक्विड, उसकी मैंने क्या कर ली, कॉम्पोजिशन नाप ली कि भाई सॉल्यूशन में ए कंपोनेंट इतना है, बी कंपोनेंट इतना है। फिर मैंने क्या कर दिया, उसके वेपर बना दिए। जब वेपर बन रहे थे तो वेपर में कंसंट्रेशन निकाल के देखी, तो वेपर में भी कॉम्पोजिशन क्या आ रही थी, सेम आ रही थी बाइनरी मिक्सचर की भी। कंपोनेंट ए इतना है, कंपोनेंट बी इतना है, उतना ही था जितना लिक्विड में था उतना ही वेपर में। अगर आप इसे बॉईल कर रहे हो किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे लगातार, अगर मैंने 50 टेम्परेचर पे करना स्टार्ट करा है बॉईल, तो मैं लास्ट तक 50 ही रहने दूंगा। अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो ये कंडीशन वायलेट हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगी, वेपर फेज में कंपोजिशन अलग होगी, लिक्विड फेज में अलग हो जाएगी। लेकिन आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर आप हीट कर रहे हो और ऐसा कोई भी बाइनरी मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन लिक्विड फेज में और वेपर फेज में सेम रहती है, ऐसे किसी भी बाइनरी मिक्सचर को मैं क्या बोलूँगा, एजियोट्रॉप बोलूँगा। एजियोट्रॉप दो तरीके के होते हैं, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्या है मिनिमम, क्या है मैक्सिमम? मिनिमम में अभी मैंने पीछे समझाया ना, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन, राउल्ट्स लॉ है, उसी के ऊपर बेस्ड है। वो कोई भी सॉल्यूशन जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा राउल्ट्स लॉ से, वो होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। वो कोई भी सॉल्यूशन जो लार्ज नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं राउल्ट्स लॉ से, वो होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। याद करने का तरीका कि उल्टा होता है, नेगेटिव में होगा तो मैक्सिमम चला जाएगा, या मैक्सिमम होगा तो नेगेटिव जाएगा, मिनिमम होगा तो कैसे जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। यहाँ से याद मत रखना, यहाँ से याद कर रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे दोनों। यहाँ क्या हो रहा था, पॉजिटिव में वैल्यू बढ़ रही थी, नेगेटिव में वैल्यू घट रही थी। यहाँ क्या होता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स जो है वो क्या करते हैं, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं, या ऐसा कह सकते हैं जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन दिखाते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स की तरह काम करते हैं। जो लार्ज नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स की तरह काम करते हैं। एजियोट्रॉप्स के केस में याद करने का तरीका बता रहा हूँ सिर्फ। एजियोट्रॉप्स के केस में क्या है, उल्टा रहता है, मैक्सिमम में नेगेटिव और मिनिमम में पॉजिटिव। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में नेगेटिव डेविएशन और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में पॉजिटिव डेविएशन। ये एग्जांपल है, इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर जो होता है वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की तरह बिहेव करता है। नाइट्रिक एसिड और वाटर का जो मिक्सचर होता है वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स की तरह बिहेव करता है। ये नोट कर लीजिए। ये आगे की हेडिंग नहीं है, कल उतना ही है आइडियल, जहाँ तक एजियोट्रॉप तक कराया था वहाँ खत्म हो गया। उससे आगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है हेडिंग, वो मैं कल से कराऊंगा, परसों से, मंडे से स्टार्ट कराऊंगा। कल तो नहीं है कोई क्लास, कल वीडियो नहीं आएगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की सॉल्युबिलिटी में किसी 2-3 बच्चों को डाउट्स आ रहे थे और मैसेज कर रहे थे तुम लोगों ने, तो वो क्लियर कर रहा हूँ मैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की सॉल्युबिलिटी के बारे में बताया था मैंने। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, पहले तो ये समझिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिनमें क्या होती है, हीट रिलीज होती है। तो इन तरीके की रिएक्शन में मैंने आपको समझाया था कि मैं क्या कर रहा हूँ, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो सॉल्युबिलिटी जो थी हमारी वो डिक्रीज होती चली जा रही थी। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है क्योंकि, और तो हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। इसको समझाया कैसे था मैंने, उस तरीके से आपको समझ नहीं आया जिस तरीके से समझाया था। चलो कुछ और ट्राई करके देखता हूँ। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी पढ़ किस टर्म्स में रहे, हम कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो सॉल्यूशन के हिसाब से समझाने की कोशिश करूंगा। एक मैंने सॉल्यूट लिया, एक सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट के अंदर मैंने सॉल्यूट डाल दिया। ठीक है, ये पानी लिया है मैंने, ये क्या है, सॉल्वेंट है, इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, चूना डाल दिया, लाइम। ठीक, लाइम वाटर के अंदर डालते हैं हम लोग, तो होता क्या है कि जो हीट बहुत ज़्यादा निकलती है, जब आप ऐसा करोगे तो बहुत लार्ज अमाउंट में हीट निकलेगी। और पानी देखा होगा, अगर पहले के ज़माने में होती थी, अब तो पेंट होने लग गए, पहले जब पुताई होती थी दीवारों पे, तो जब चूने को पानी में मिलाते थे तो क्या होता था, एकदम से पानी जो था वो उबलना शुरू हो जाता था एकदम से, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती थी। अब हुआ क्या, ऐसे ही मैंने क्या करा, ये सॉल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया, मैंने मिला के क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया। अब वो जो सॉल्यूशन बना वो बहुत गर्म है, हीट रिलीज कर रहा है लगातार और बहुत ज़्यादा गर्म है, उसी में मैं और चूना मिलाने की कोशिश करूँ तो बिल्कुल नहीं मिलेगा उसके अंदर। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो क्या हो चुका है, उसका टेम्परेचर पहले ही इतना ज़्यादा है। या फिर ये बोलो कि मैं उस, अब पानी मुझे और चूना मिलाना था उसके अंदर, मैंने क्या कर दिया, उस पानी को और हीट कर दिया, टेम्परेचर और बढ़ा दिया उस पानी का। पहले से ही वो गर्म था, पहले ही उसके अंदर चूना नहीं घुलने वाला था, पर मैंने सोचा कि चलो टेम्परेचर बढ़ा के देखते हैं क्या होता है, मैंने पानी को और हीट अप कर दिया।
पानी को और ज़्यादा हीटअप करने से क्या चूना उसके अंदर घुलेगा? बिल्कुल नहीं घुलेगा भाई। चूना पानी में डालने से पहले ही वो हीट रिलीज कर रहा है। हमने और क्या कर दिया, हमने उसे हीट करके पानी को और ज़्यादा हीट उसकी बढ़ा दी, तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और रिलीज होने लगेगी। सपोज करो पहले मैं बोलता हूँ कि हीट रिलीज जो है वो 100 जूल है। कब? पहले, ठीक है, जब चूना में पानी में डाल रहा था तो हीट रिलीज 100 जूल हो रही थी। मैंने पानी को पहले से हीट कर रखा है, गर्म पानी में डालूंगा तो हीट कितनी रिलीज हो जाएगी? 1000 जूल ऑफ हीट और रिलीज होने लग गई भाई। क्या हो गया? हीट तो और बढ़ गई। हमने क्या कुछ काम फायदे का करा अपने लिए? बिल्कुल नहीं करा। मैं इस हीट को जितना कम करूंगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाऊंगा? चूने को इसके अंदर घोल पाऊंगा। तो हीट को कम करने के लिए क्या कर सकता हूँ? मेरे को पता है कि भाई जैसे ही मैं सॉल्यूट के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डालूंगा तो हीट निकलेगी। तो मैं इस पानी को ठंडा कर देता हूँ ना, पानी को ठंडा कर देता हूँ। मैं पहले पानी का टेम्परेचर अगर मैं 20 डिग्री सेल्सियस ले रहा था, 30 डिग्री सेल्सियस ले रहा था, तो मैं 0 डिग्री सेल्सियस पे ले लेता हूँ, 5 डिग्री सेल्सियस पे ले लेता हूँ पानी को। पानी ठंडा होगा, चूना मैं उसके अंदर डालूंगा तो उसे पहले नॉर्मल टेम्परेचर पे पहुंचने में कुछ टाइम लग जाएगा, तो हीट कम रिलीज करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो उसके अंदर घुल पाएगा। कहने का मतलब समझ गए होगी कि ठंडा पानी कर दिया, इसका मतलब क्या कर दिया हमने? टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी उस केस में? इंक्रीज होगी। टेम्परेचर इंक्रीज करके कौन सा बताया था मैंने? अभी जो पानी गर्म कर दिया था उसमें क्या चूना और घुल रहा था? नहीं घुल रहा था, घुलना बंद हो गया था बिल्कुल। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई थी? डिक्रीज हो गई थी। शायद इस तरीके से समझ पाए हो आप लोग, ठीक है। और कोई डाउट्स हो? आज की जो वीडियो थी उसमें कोई डाउट्स रह गया हो, या डाउट्स तो और कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था, वीडियो रीप्ले करके देखने के बाद में भी नहीं समझ में आया और कुछ दिक्कतें रह गई, तो कमेंट करना, वीडियो के नीचे बताना कि क्या क्या दिक्कतें रह गई हैं। और नहीं है कोई दिक्कत तो वेल एंड गुड। परसों से, मंडे से स्टार्ट करा दूंगा मैं फिर इसका नेक्स्ट पार्ट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर बेस बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे फिर हम लोग बाद में। ये क्लियर हो गया होगा? नोट्स बना ही लेना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।